हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने कक्षा 10 विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपने चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप पहले चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देख लें, ताकि प्रश्न उत्तर को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाठ के भीतर पेज नंबर 6, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 15 पर दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर की। तो देखें, पेज नंबर 6 पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो मैग्नीशियम की रिबन है Mg, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है Mg, तो मैग्नीशियम की रिबन को वायु में जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो देखें इसका उत्तर। तो मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम क्या है? बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु है, सोडियम और कैल्शियम की तरह। इसकी तरह सोडियम और कैल्शियम की तरह मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। और जब मैग्नीशियम को खुले के अंदर रखा जाता है तो इसकी जो बाहरी सतह है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। देखो यहां पर, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत बन रही है वो परत कैसी होती है? काफी स्थिर होती है। कैसी परत होती है? काफी स्थिर परत होती है। और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को क्या करती है? पुनः प्रतिक्रिया को रोकने का काम करती है। और इस परत को जब हम हटा लेंगे, इस परत को हटाने के लिए, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये जो ऊपर परत जम गई है, इसको हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर के द्वारा साफ किया जाता है, ताकि अंतर्निहित जो धातु है, यानी जो अंदर की तरफ इस परत के नीचे जो मूल धातु आपकी मैग्नीशियम है, उसका उपयोग किसके लिए किया जा सके? प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया के लिए किया जा सके। यानी कुल मिला के सीधी सी बात इतनी है कि जब मैग्नीशियम को वायु के अंदर खुले में रखा जाता है तो होता क्या है कि मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है? वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब ऊपर परत बन जाएगी तो मैग्नीशियम को जब हम जलाएंगे तो उस वाली अभिक्रिया के अंदर ये अवरोध पैदा करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे? इस ऊपर की परत को घिस कर साफ कर लेंगे, ताकि मैग्नीशियम को जलाने पर उसका वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ अच्छे से क्या हो सके? अच्छे से उसका कनेक्शन हो सके, उसकी अभिक्रिया हो सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। आपके सामने कुछ रासायनिक शब्द समीकरण लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? शब्द समीकरण। और इन शब्द समीकरणों के लिए हमें क्या करना है? हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। हमें क्या करना है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखें, पहली जो अभिक्रिया आप सभी के सामने दी हुई है वो क्या दी हुई है? वो अभिक्रिया दी हुई है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो रही है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो देखें इसका उत्तर, यहां पर हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H2 है। क्लोरीन का प्रतीक क्या है? Cl2 है। जब दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी अभिक्रिया है वो दी हुई है, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ हो रही है। तो बेरियम क्लोराइड का प्रतीक क्या, सूत्र क्या है? BaCl2 है। एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 है। जब दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तो यहां पर बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट
और आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। आगे बात करें तीसरी अभिक्रिया की। सोडियम की अभिक्रिया हो रही है जल के साथ। सोडियम की अभिक्रिया हो रही है जल के साथ। क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ ही साथ आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। जल का प्रतीक क्या है? सूत्र क्या है? H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH और हाइड्रोजन का क्या है? तो H2 है। इस तरह यहां पर हमने इन शब्द समीकरण के लिए क्या लिखा है? शब्द समीकरण के लिए हमने रासायनिक समीकरण लिखे हैं जो कैसे हैं? संतुलित है। तो इस तरह मैंने आपको व्याख्या के दौरान अच्छे से लिखना सिखाया था कि हम शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के अंदर कैसे बदलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी इन अभिक्रियाओं के लिए पहले तो इनके संकेत लिखने हैं, प्रतीक, साथ में उनकी अवस्था लिखनी है और साथ ही साथ उनके लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो देखो यहां पर पहला प्रश्न, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यहां पर अभिक्रिया किसकी हो रही है? अभिक्रिया हो रही है बेरियम क्लोराइड की और सोडियम सल्फेट की। बन क्या रहा है? सोडियम क्लोराइड और आपका बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो देखें इसके लिए हम संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बात करें बेरियम क्लोराइड की। इसका प्रतीक क्या है? BaCl2 इसका प्रतीक है। ये किस रूप में है? ये जलीय विलयन के रूप में है, अतः इसकी अवस्था क्या होगी? AQ मतलब एक्वस। फिर सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4, ये भी जलीय विलयन की अवस्था में है, अतः इसका प्रतीक भी क्या होगा? इसकी अवस्था क्या होगी? AQ एक्वस। फिर बात करें यहां से बनेगा क्या? बेरियम सल्फेट BaSO4, ये ठोस अवस्था में है, अतः यहां पर क्या दर्शाएंगे? इसकी अवस्था दर्शाएंगे S मतलब सॉलिड। फिर सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये भी जलीय विलयन के रूप में होता है, अतः इसकी अवस्था क्या होगी? AQ यानी एक्वस होगी। तो जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ होती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है ना। और यहां पर जो आपका बेरियम सल्फेट है वो क्या होता है? वो अघुलनशील अवक्षेप होता है। इस वजह से इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जाना करते हैं। बात करें दूसरे की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा क्या बनाता है? जल बनाता है। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। बन क्या रहा है? सोडियम क्लोराइड और जल बन रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रतीक क्या है? NaOH और अवस्था क्या है? एक्वस यानी जलीय विलयन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतीक क्या है? HCl, ये भी कौन सी अवस्था में है? जलीय विलयन की अवस्था में। यहां से बनेगा क्या? NaCl सोडियम क्लोराइड और आपका जल बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। आगे बात कर रहे हैं पेज नंबर 11 पर दिए गए प्रश्नों की। पेज नंबर 11 पे पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? सफेदी करने के लिए। और सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप सबको पता है, सफेदी करने के लिए आपके कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है। तो पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखना है कि किस पदार्थ का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, उसका नाम और सूत्र लिखना है। और दूसरा है, ऊपर एक में दिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया भी आपको लिखनी है। तो देखो सबसे पहले सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो यहां पर सफेदी करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। उसका सूत्र क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, है ना, बिना बुझा हुआ चूना। अब इसकी अभिक्रिया में किसके साथ करवानी है? पानी के साथ। तो जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना बनाएगा। वही बात यहां पर लिखी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसकी अभिक्रिया हो रही है जल के साथ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बन जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। देखो, तो सबसे पहले तो ये क्रियाकलाप 1.7 है। यहां पर कौन सी गैस? तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की तुलना में डबल है। यहां पर हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन से डबल है। तो यहां पर हमें तो उस गैस का नाम बताना है। तो गैस का नाम तो क्या हो जाएगा? गैस का नाम हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब क्यों है इसका कारण भी हमें बताना है। तो देखें, उत्तर को हम जानते हैं। लिखा हुआ है कि जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है। जब हम क्या करते हैं, जल का विद्युत अपघटन करते हैं, जल के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो जल का वियोजन किसमें हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर होता है। अब पानी यानी H2O में 2 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग क्या है? ऑक्सीजन है। क्योंकि सूत्र से पता है H2O 2 भाग हाइड्रोजन है, 1 भाग ऑक्सीजन है। क्योंकि हाइड्रोजन एक परत नली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरी परत नली में। तो यहां पर सीधी सी बात है कि जल के अंदर हाइड्रोजन के 2 भाग हैं। तो परत नली के अंदर जिस भाग में हाइड्रोजन गैस एकत्रित होगी उसकी मात्रा दूसरी परत नली में जिसमें ऑक्सीजन गैस स्टोर होगी उसकी तुलना में कितनी होगी? उसकी तुलना में दुगुनी होगी, डबल होगी। सूत्र भी दिया हुआ है। देखो, जल का विद्युत अपघटन हो रहा है तो यहां पर 2H2 प्लस O2, तो हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की तुलना में डबल है। अतः हमें एक परत नली में ऑक्सीजन, दूसरी में हाइड्रोजन मिलेगी, और जिस परत नली में हाइड्रोजन मिलेगी उसकी मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में क्या होगी? डबल होगी। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं पेज नंबर 11 पर दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, जब लोहे की कील यानी आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखो, हमने देखा था कि जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ होती है, जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ होती है तो होता क्या है कि जो आयरन है आपका, आयरन कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, और कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से कॉपर सल्फेट के विलयन से ये कॉपर को क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा और क्या बनाएगा? बनाएगा आपका आयरन सल्फेट। क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट बनाएगा। तो कॉपर सल्फेट जो कि स्टार्टिंग के अंदर विलयन था, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। जब इसमें हम लोहे की कील को मिला देंगे तो कॉपर अलग विस्थापित हो जाएगा और नया पदार्थ क्या बनेगा? आयरन सल्फेट बनेगा। और आयरन सल्फेट का जो रंग है वो कैसा होगा? हरा रंग होगा। इस वजह से विलयन का जो रंग है वो नीले से कैसा हो जाएगा? नीले से हरा हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी विस्थापन अभिक्रिया की वजह से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें दूसरा, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। तो देखो, आपका जो क्रियाकलाप 1.10 है उसके अंदर जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दिया हुआ है वो कौन सा उदाहरण है? तो वो आपके उदाहरण दिया हुआ है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला। कौन सा उदाहरण दिया हुआ है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला। आप चाहे तो मैं इधर लिख भी लेता हूं कि उसमें कौन सा उदाहरण दिया हुआ है। तो उसमें यह उदाहरण दिया हुआ है क्रियाकलाप में Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हो रही है वहां पर बेरियम क्लोराइड के साथ। तो वहां पर बनता क्या था? वहां पर बन रहा था बेरियम सल्फेट और आपका बन रहा था सोडियम क्लोराइड। ये चीज वहां पर बन रही थी, है ना। अब हमें इस अभिक्रिया के अलावा द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या देना है? एक उदाहरण देना है। तो देखो, यहां पर हमने क्या किया है? सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाई है? कैल्शियम क्लोराइड के साथ। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और दो नए यौगिक बन रहे हैं।
अतः ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक बनते हैं। वही यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े, तीसरा प्रश्न, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। देखो हमने चैप्टर में पढ़ा था, उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के अंदर वृद्धि। ऑक्सीजन में क्या होगी? ऑक्सीजन के अंदर वृद्धि और हाइड्रोजन के अंदर कमी, हाइड्रोजन की कमी, यह होगा उपचयन में। अपचयन में क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन की कमी और आपके हाइड्रोजन की वृद्धि। ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, ये किसमें होगा? अपचयन में। तो हमें यहां पर बताना है कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखो पहली अभिक्रिया में आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर सोडियम अकेला है और ऑक्सीजन भी अकेली है, दोनों अलग अलग है। लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है? सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी सोडियम के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसका मतलब यहां पर सोडियम का क्या हो रहा है? यहां पर सोडियम का उपचयन हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होती है? सोडियम को ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना। आगे दूसरे उदाहरण में देखो, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हो रही है। तो देखो यहां पर पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, अब यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और ऑक्सीजन की कमी का मतलब है कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो H2 के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो H2 का क्या हो रहा है? H2 का उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। वही बात यहां पर लिखी हुई है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के अंदर क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। और जो हाइड्रोजन है वो उपचयित होकर क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो बिल्कुल सरल है, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन अभिक्रिया होगी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक, आगे बढ़े। आगे हम बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नों की। अभी हमने जो प्रश्न डिस्कस किए वो पाठ के भीतर पेज नंबर 6, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 15 के ऊपर दिए गए थे। अब पाठ के पीछे जो अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना है? कौन सा कथन फॉल्स है, गलत है, वो बताना है। देखो यहां पर लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया हो रही है कॉपर कार्बन के साथ, तो क्या बन रहा है? लेड और CO2 बन रही है। तो देखो आप ध्यान से यहां पर समझोगे तो यहां पर अभी मैंने बताया उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन के अंदर वृद्धि और हाइड्रोजन के अंदर कमी, और अपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन के अंदर वृद्धि। तो यहां पर देखो लेड ऑक्साइड किसमें बदल रहा है? लेड के अंदर, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो आपका जो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर बात करें कार्बन की, कार्बन किसमें बदल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है उपचयन। क्या हो रहा है? इसका हो रहा है उपचयन, है ना। तो अब यहां पर हमें बताना है कि कौन सा कथन यहां पर गलत है, वो हमें यहां पर बताना है। तो देखो यहां पर सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा तो यहां पर है ही नहीं अभिकारक वाले भाग में, तो यह कथन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, बिल्कुल गलत, यह भी गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, यह बात सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यह बात सही है। तो कथन ए और बी ये क्या है? गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहां पर देखो आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ हो रही है, तो क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन आपका अलग विस्थापित हो रहा है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे कि जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को उसके यौगिक से क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के अंदर आयरन है वो अलग हो रहा है और ऑक्साइड किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्साइड जुड़ रहा है एल्यूमिनियम के साथ में।
तो यहां पर कौन सी अभिक्रिया है? यहां पर आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? यहां पर आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर एल्यूमिनियम आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील होने की वजह से यह आयरन को उसके यौगिक से क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। अतः आपकी अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। आगे बढ़े, तीसरा, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाए। प्रश्न क्या कह रहा है? लोहा चूर्ण के ऊपर यानी कि आयरन के ऊपर HCl डालने पर, आयरन के ऊपर HCl डालने पर क्या होगा? तो यहां पर आयरन के ऊपर HCl डालने पर आपका आयरन क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगी? आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी? आयरन क्लोराइड और आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि यहां पर हाइड्रोजन गैस और क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बनेगा। आगे बात करें, चौथा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है और इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है, यह हमें बताना है। तो देखो, पहली बात तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्ष में अभिकारक वाला भाग और उत्पाद वाला भाग, दाया भाग और बाया भाग, जब दोनों पक्षों के अंदर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें दोनों पक्षों के अंदर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? आपस में बराबर होनी चाहिए, उसे कहेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, उसके पीछे कारण क्या है वो बताना है। तो देखो, हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता। अतः इस नियम के अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, या कह सकते हैं अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ दाएं भाग में और बाएं भाग में बराबर होनी चाहिए। और इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने हेतु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने हेतु रासायनिक समीकरण को क्या करना जरूरी है? संतुलित करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तब तक वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो वो सदैव और सदैव द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन जरूर करनी चाहिए। इसी वजह से एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए। आपके सामने कह सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, उस रासायनिक अभिक्रिया को पहले रासायनिक समीकरण में बदलना है और फिर उसे संतुलित करना है। अभिक्रिया क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। तो देखो, नाइट्रोजन की अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा? अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका शब्द समीकरण। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका शब्द समीकरण। अब इसको हम बदलेंगे रासायनिक समीकरण में। देखो, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होगा? नाइट्रोजन का प्रतीक है N2, अवस्था क्या है? गैस। हाइड्रोजन का प्रतीक H2, अवस्था क्या है? गैस। बन क्या रहा है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3, अवस्था क्या है? गैस। ये हो गया एक रासायनिक समीकरण। अब हम क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे। देखो, संतुलित कैसे करेंगे? यहां पर देखो, देखो नाइट्रोजन इधर कितने हैं? 2 है। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। तो इसको संतुलित करना मैंने व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से सिखा रखा है। देखो, नाइट्रोजन 2 है, हमने 2 ही रखे। यहां पर नाइट्रोजन 1 था तो हमने आगे कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। तो अब नाइट्रोजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 3 6 हो गए। तो हमने यहां पर कितना जोड़ दिया? यहां पर हमने 3 जोड़ दिया।
तो ये अभिक्रिया क्या होगी, बैलेंस हो गई। यानी कुल मिला के दोनों भागों में परमाणुओं की संख्या आपको समान करनी है। और समान कैसे करते हैं, ये मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से समझा रखा है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को या समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। देखो 5वां प्रश्न का बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखो बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, वायु के साथ, क्योंकि वायु में दहन हो रहा है। तो बन क्या रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और जल। ये हो गया आपका शब्द समीकरण। इसको पहले बदलेंगे रासायनिक समीकरण में। हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रतीक H2S, वायु का O2, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 और जल का H2O। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको संतुलित कर देंगे। क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं। देखो यहां पर मैंने बताया था कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, तत्व लिखेंगे और इधर लिखेंगे अभिकारक, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, और इधर लिख देंगे हम उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तत्व क्या है, देखो तत्व है यहां पर सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है और आपकी हाइड्रोजन है। अभिकारक में सल्फर कितना है, देखो 2 है ना। यहां पर उत्पाद में कितना है, 1 है। तो पहली बात तो यहां पर हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर हम कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इतना कितना है, 2 है। इधर कितना है, 4 और 1 5 है। तो यहां पर अभी 2 है और इधर कितना है, अभी इधर 5 है। फिर देखो हाइड्रोजन, इधर कितना है, 4, इधर है अभी 4, इधर कितना है, 2, तो इधर अभी 2 है। तो इधर हम 2 से गुणा कर दे तो इधर कितना हो जाएगा, 4। तो इधर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर कितना है, देखो इधर 2 है, इधर कितना है, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर कितना हो गया, अब 6 हो गया, और यहां पर कितना है, 2। तो 2 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह ये बैलेंस हो जाएगी। तो संतुलित समीकरण को यहां पर हम लिख देंगे 2H2S प्लस 3O2 बनेगा 2SO2 प्लस 2H2O। अब ये क्या हो गया, अब ये संतुलित हो गया, क्योंकि दोनों भागों में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान हो गई। तीसरा प्रश्न, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है ना। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है वो किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। देखो बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, बन क्या रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और आपका बेरियम सल्फेट। ये चीज यहां पर बन रही है। तो देखो बेरियम क्लोराइड का प्रतीक BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 बनेगा क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और बेरियम सल्फेट BaSO4। यहां पर ये L है, ठीक है, AlCl3 प्लस BaSO4। अब में क्या करना है, इसको संतुलित करना है। देखो आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने लिखा बेरियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपका क्या है, क्लोरीन, फिर आपका सल्फर, इसके बाद आपका ऑक्सीजन। ये सारी चीजें यहां पर दी हुई है। देखो बेरियम अभिकारक वाले भाग में कितना है और उत्पाद वाले भाग में कितना है। अभिकारक में देखो केवल और केवल कितना है, 1 है। उत्पाद में कितना है, 1 है। ये संतुलित है। फिर यहां पर क्लोरीन कितना है, यहां पर 2 है। यहां पर क्लोरीन कितना है, 3 है। यहां पर सॉरी क्लोरीन यहां पर 2 है और इधर कितना है, 3 है। तो इसको यदि मुझे बैलेंस करना है तो यहां पर मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, यहां पर 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहां पर किससे करना पड़ेगा, यहां पर आपके 2 से करना पड़ा, ताकि दोनों जगह कितना हो जाए, 6 हो जाए। फिर देखो, फिर एल्यूमिनियम, यहां पर क्लोरीन के लिए किससे गुणा किया हमने, यहां पर 3 से, और यहां पर क्लोरीन से किससे गुणा किया है, यहां पर गुणा किया है हमने 2 से। तो देखो अब बेरियम की सल्फर संख्या भी बदल गई। इधर 3 बेरियम हो गया, इधर 1 बेरियम है। तो इधर देखो कितना हो गया, 3। इधर 3 करना है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो इधर आगे कितना जोड़ देंगे, इधर आगे हम 3 जोड़ देंगे। अब देखो, अब एल्यूमिनियम देखो कितना है, यहां पर 2 है,
इधर एल्यूमिनियम कितना है 2 है, तो ये बैलेंस है 2 और 2। सल्फर, सल्फर इधर कितना है, यहां पर सल्फर है 3, इधर सल्फर कितना है, इधर भी 3 है, ये भी बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन, इधर कितना है 4 तिया 12, इधर भी 4 तिया 12, यानी कि बराबर है। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। तो यहां पर देखो इसके आगे हमने कितना जोड़ दिया 3, 3BaCl2। फिर इसके आगे कितना जोड़ दिया, इसके आगे हमने कुछ नहीं जोड़ा, Al2SO4 3 ऐसा का ऐसा। फिर AlCl3 के आगे कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, और BaSO4 के आगे कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे बात करते हैं पांचवे का डी, कि पोटेशियम धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। तो सबसे पहले शब्द समीकरण, पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ हो रही है, बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम का प्रतीक K है, जल का प्रतीक या सूत्र H2O है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रतीक KOH और हाइड्रोजन गैस का प्रतीक है वो H2 है। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखो संतुलित करेंगे तो यहां पर देखो मैं लिख लेता हूं, यहां पर पोटेशियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इधर अभिकारक वाला भाग है और इधर उत्पाद वाला भाग है। अभिकारक में कितना है, 1 है, उत्पाद में भी 1 है। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितना है, इधर 3 है। यहां पर क्या है, यहां पर आपका 3 है। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले देखो ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, यहां पर हाइड्रोजन आपका 3 है, और ऑक्सीजन इधर भी 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। तो यहां पर देखो सबसे पहले इधर हम 2 से गुणा करेंगे, तो इधर देखो 2K, तो इधर ने 2 से गुणा कर दिया, तो इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। ये कर दिया हमने 2 से गुणा, ये देखो बैलेंस हो गया। अब देखो ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है, तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम 2 से गुणा कर देंगे, और इधर 2 पहले से हो गया है ना, इधर अब क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो यहां पर ऑक्सीजन की बैलेंस हो गया, यहां पर 2 से गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर हो गया 4, इधर भी कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो इधर अब हाइड्रोजन कितना है, इधर अब हाइड्रोजन 4 है और इधर भी हाइड्रोजन 4 है, तो ये हो गया बैलेंस। तो यहां पर देखो 2K प्लस 2H2O, तो बनेगा क्या, 2KOH प्लस H2, ये आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आगे बढ़े हम, छठा प्रश्न, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्या करना है, आपको इन समीकरणों को संतुलित करना है। देखो यहां पर सबसे पहले संतुलित करने के लिए पहला चरण क्या होता है, हमें जितने भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद है, यानी अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ है उन सबको हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। हम क्या करेंगे, सभी को बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। बॉक्स में बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह की एक सारणी बना देंगे। क्या करेंगे, इस तरह की एक सारणी बना देंगे। यहां पर देखो तत्व, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। देखो कैल्शियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, इधर कैल्शियम देखो 1 है, इधर कितना है, इधर भी 1 है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 और 1 लिख दिया। फिर बात करें आपके नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन इधर कितना है, 1 है, और इधर नाइट्रोजन कितना है, तो इधर 2 है, तो हमने लिख दिया 1 और 2। फिर ऑक्सीजन कितना है, अभिकारक में 5 है, उत्पाद में 7 है। हाइड्रोजन अभिकारक में 3 है और उत्पाद में कितना है, 2 है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम को बैलेंस करेंगे, कैल्शियम बैलेंस है। नाइट्रोजन को देखो यहां पर क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब यहां पर 2 से गुणा कर दिया तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब हमें देखना है कि क्या बदला है। अब देखो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, यहां पर 2 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, अब हाइड्रोजन हो गया 4। इस भाग में हाइड्रोजन कितना है, अभी भी 2 है। फिर बात करें ऑक्सीजन की, इधर हो गया 3 दूनी 6 और यहां पर 2 ये हैं। अब कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, अब हो गया 8। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहां पर नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, 2 हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर कितना है, 2 है, तो यहां पर 2 से गुणा कर देंगे। यहां पर हमने कर दिया 2 से गुणा। अब देखो ऑक्सीजन 2 दूनी, ये कितना है, ऑक्सीजन 2 है और इधर कितना है, 6 है,
तो ऑक्सीजन अब कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमने यहाँ पर अब इसको बैलेंस अच्छे से कर दिया। देखो कैल्शियम दोनों भागों में समान है, नाइट्रोजन भी समान है, ऑक्सीजन भी समान है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर अब समान हो गया। तो अब इसको लिख देंगे। हमने HNO3 के आगे कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। फिर CaOH2 ऐसा का ऐसा, CaNO3 2 ऐसा का ऐसा, और H2O से पहले कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। अब दोनों भागों में परमाणुओं की संख्या समान होगी, तो ये हमारी क्या होगी, एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। छठे का दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हो रही है, तो बन रहा है सोडियम सल्फेट और आपका जल। तो देखो सबसे पहले हमने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया सभी को, फिर हमने ये सारणी बना दी। सोडियम अभिकारक में 1 है, उत्पाद में सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है। सल्फर दोनों भागों में 1-1 है, ऑक्सीजन 5-5 है, और हाइड्रोजन कितना है, 3-2 है। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, यहां पर सोडियम को। देखो यहां पर Na1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2। अब देखो किसकी संख्या बदल गई, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, अब ऑक्सीजन हो गया 6। सल्फर, सल्फर में कोई बदलाव नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 और 2 4, है ना, यहां तक हो गया। अब देखो सोडियम बैलेंस है, अब आपका सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन देखो इधर 4 है, इधर 2 है, तो इधर मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4। यहां पर ये मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब देखो, अब यहां पर अब क्या बैलेंस इसको करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, 2 और इधर 4, 6 है। इधर देखो 4 और 2 6, यहां पर भी 6 हो गया। देखो सभी आपस में बराबर हो गए, सोडियम 2-2, सल्फर 1-1, ऑक्सीजन 6-6 और हाइड्रोजन 4-4, दोनों भाग बराबर हैं। अब इसको हम लिख देंगे। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। H2SO4 ऐसा का ऐसा, Na2SO4 ऐसा का ऐसा, और H2O के आगे कितना जोड़ दिया, H2O के आगे हमने 2 जोड़ दिया। तो ये अभिक्रिया आपकी क्या होगी, ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस होगी। ठीक, आगे बढ़े, आगे बात करते हैं छठे का सी। छठे का सी, तो यहां पर देखो NaCl की अभिक्रिया हो रही है AgNO3 के साथ, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो पहला चरण वही है, सबको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक सारणी बना दी हमने। अब आप सारणी को ध्यान से देखोगे तो सभी आपस में बराबर है, दोनों भाग पहले से संतुलित दिए हुए हैं, अतः हम इसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिख देंगे क्योंकि दोनों भाग पहले से संतुलित है। आगे बात करें डी की। देखो यहां पर बेरियम क्लोराइड की विक्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बन रहा है। तो सबसे पहला चरण हम सबको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर एक सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे, फिर एक सारणी बनाएंगे। देखो यहां पर बेरियम 1-1 है, क्लोरीन 2-1 है, सल्फर 1-1 है, ऑक्सीजन 4-4 है और हाइड्रोजन 2-1 है। तो सबसे पहले हम यहां पर किसको बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को। क्लोरीन देखो इधर 2 है, इधर मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। तो यहां पर क्लोरीन से आगे मैं कितना जोड़ दूं, आपके उत्पाद के अंदर 2 जोड़ दूं। ये हमने 2 जोड़ दिया, तो बदला क्या, हाइड्रोजन की संख्या बदल जाएगी। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर हो गया 2 और इधर हो गया हाइड्रोजन 2, है ना। अब देखो बेरियम संतुलित है, क्लोरीन संतुलित है, सल्फर संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित है और हाइड्रोजन संतुलित है। बस छोटा सा बदलाव करना था, HCl के आगे 2 जोड़ना था और ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है। आगे बढ़े, सातवां, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रही है, तो बन क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और आपका जल बन रहा है ना। तो इसके लिए हम संतुलित रासायनिक समीकरण लिख देंगे। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रही है, बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और आपका जल। दूसरी अभिक्रिया है जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो रही है, तो बनेगा क्या, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो देखो जिंक की अभिक्रिया हो रही है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहां पर आपका जो जिंक है
जिंक सिल्वर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, अतः यह सिल्वर को उसके यौगिक से विस्थापित करेगा। क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट, और आपका सिल्वर अलग विस्थापित हो जाएगा। फिर तीसरा है, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया हो रही है कॉपर क्लोराइड के साथ, बनेगा क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड, और कॉपर आपका अलग विस्थापित हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है। तो देखो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया हो रही है कॉपर क्लोराइड के साथ, बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और कॉपर आपका अलग विस्थापित हो गया। चौथा समीकरण है, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है पोटेशियम सल्फेट के साथ, बनेगा क्या? बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो देखो बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बनेगा आपका BaSO4, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये यहां पर बन जाएगा। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है कि यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया हो रही है बेरियम आयोडाइड के साथ, बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड और यहां पर बेरियम ब्रोमाइड। देखो अभिक्रिया, तो कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर दोनों अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो देखो यहां पर पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रतीक क्या है? KBr, बेरियम आयोडाइड का BaI2, बनेगा क्या? पोटेशियम आयोडाइड Ki, फिर बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, और आपकी CO2 गैस बाहर निकलेगी, है ना। आगे बढ़े, बी जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का वियोजन किसमें हो रहा है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना। तो यहां पर ये कौन सी अभिक्रिया है? ये वियोजन है, क्योंकि यहां पर अभिकारक क्या है? एकल अभिकारक है और उत्पाद एक से ज्यादा है। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये आपकी वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहां पर आपका अभिकारक अकेला है और उत्पाद एक से ज्यादा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3, इसको गर्म करेंगे तो ये किसमें बदलेगा? जिंक ऑक्साइड में, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। आगे बढ़े, सी है हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ हो रही है, बनेगा क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो यहां पर देखो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन, क्योंकि अभिकारक एक से ज्यादा है और उत्पाद आपका अकेला है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अकेला उत्पाद बनाते हैं तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन का प्रतीक H2, क्लोरीन का Cl2, बनेगा क्या? 2HCl बन जाएगा। आगे डी, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, और आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। देखो यहां पर कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया है? यहां पर विस्थापन अभिक्रिया है। देखो क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो यहां पर मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो यहां पर क्या बन रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड, और आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो यहां पर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है, अतः आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। 90, उष्मा सेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। तो देखो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, उष्मा शोषी यानी उष्मा का अवशोषण, उष्मा को ग्रहण करना, उष्मा सेपी यानी उष्मा का सेपन यानी उष्मा को बाहर निकालना। तो यहां पर देखो सबसे पहले बात करते हैं उष्मा सेपी की। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलती है, उसे कहते हैं उष्मा सेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस मेथेन का दहन, जब मेथेन का दहन होता है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और आपकी उष्मा क्या होती है? उष्मा आपकी बाहर निकलती है। दूसरा है उष्मा शोषी यानी उष्मा का अवशोषण। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो उष्मा या फिर प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उन्हें कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन के अंदर बदलना। तो जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है वो सभी अभिक्रिया कौन सी होती है? उष्मा शोषी।
क्योंकि किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऊष्मा अथवा ताप की जरूरत पड़ती है। तो वो चाहे प्रकाश के रूप में हो, विद्युत ऊर्जा के रूप में हो या फिर ऊष्मा के रूप में हो। तो जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है वो सब आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जैसे यहां पर सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो वो गर्म होके क्या होता है? सिल्वर और क्लोरीन के अंदर वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। तो यहां पर हमने क्या जाना? ऊष्मा सेपी, सेपी मतलब शेपण यानी बाहर निकलना। इसमें क्या होगा? इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलेगी। ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषण यानी अवशोषण, यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा। तो इस तरह इस सिंपल शब्दों की मदद से आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, श्वसन को ऊष्मा सेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। यानी जो हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो पहली बात तो ऊष्मा सेपी से आप समझ गए हैं कि ऊष्मा इसमें बाहर निकलती है। देखो कैसे बाहर निकलती है और कौन सी गैस के रूप में बाहर निकलती है। तो देखो सभी जीवों की कोशिकाओं के अंदर जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और हमें क्या प्रदान करता है? हमें ऊर्जा प्रदान कराता है। और इस विशेष दहन अभिक्रिया का नाम ही क्या है? श्वसन है। क्योंकि जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और वो विखंडित होता है, इसका मतलब उसका दहन हो रहा है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और हमें विखंडित होकर क्या देता है? ऊर्जा देता है। यानी इस अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है। इस वजह से इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया आपके सामने दी हुई है, ग्लूकोज की अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ। तो ग्लूकोज का विखंडन किसमें होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और आपकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा आपकी बाहर निकलेगी। अतः यहां पर ऊर्जा बाहर निकल रही है, अतः ये कौन सी अभिक्रिया है? आपकी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। 11वां प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखो सीधी सी बात है, वियोजन का मतलब होता है तोड़ना या टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो दोनों चीजें क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। वही बात यहां पर लिखी हुई है। तो देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? अकेला अभिकारक टूटकर दो या उससे ज्यादा उत्पाद बनाता है। लेकिन संयोजन में क्या होता है? संयोजन इसका जस्ट उल्टा है। उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे यहां पर वियोजन में AB प्लस ऊर्जा, यानी यहां पर अभिकारक कितना है? अकेला है, AB है। AB आपका अभिकारक है। इसको जब हम ऊर्जा देंगे तो किसमें टूट गया? A और B के अंदर। तो यानी अभिकारक एक था लेकिन उत्पाद एक से ज्यादा है। तो कौन सी विक्रिया होगी? वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे या रखेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन के अंदर टूट जाएगा। तो देखो अभिकारक अकेला था सिल्वर क्लोराइड, लेकिन इसका वियोजन हुआ तो कितने उत्पाद बने? दो बने। फिर बात करें संयोजन की, इसमें अभिकारक क्या होंगे? दो या उससे ज्यादा होंगे और वो आपस में जुड़कर या मिलकर क्या करेंगे? अकेला उत्पाद बनाएंगे। जैसे कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगी? CO2। तो यहां पर दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के उल्टी है ना? वियोजन में क्या है? अभिकारक अकेला है और वो टूटकर क्या करेगा? एक से अधिक उत्पाद बनाएगा। संयोजन में इसका जस्ट उल्टा है। संयोजन में एक से अधिक अभिकारक होंगे और वो जुड़कर क्या बनाएंगे? एकल उत्पाद बनाएंगे। तो इस वजह से दोनों अभिक्रियाओं को एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। आगे बढ़े हम 12वां प्रश्न, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखें जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी हमने वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार पढ़े थे, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। तो मैं तीनों का एक एक उदाहरण देना है। सबसे पहले है ऊष्मा के द्वारा वियोजन। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा। तो यहां पर ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है, अतः ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड, इसको जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन के अंदर वियोजित हो जाएगा।
तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है या प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, अतः यह प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। तीसरा जो प्रकार था विद्युत के द्वारा वियोजन। जब हम जल का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे या जल के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर वियोजित हो जाएगा। तो यहां पर विद्युत के द्वारा वियोजन हो रहा है, अतः कौन सी विक्रिया होगी आपकी, विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी। आगे देखो 13वां, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखो। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे यहां पर अभिक्रिया हो रही है ए प्लस बी और सी के बीच में, अभिक्रिया किसके बीच में हो रही है, ए अकेला है और बी सी साथ में है, लेकिन यहां पर जो ए है वो अधिक क्रियाशील है, इस वजह से इसने क्या कर दिया, इसने बी को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। तो बी यहां पर अलग हो गया और ए ने बी के यौगिक के साथ मिलकर नया उत्पाद बना दिया, क्योंकि यहां पर जो ए है वो बी की तुलना में ज्यादा क्रियाशील था, तो जो ज्यादा पावरफुल था उसने कमजोर को वहां से हटा दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। जैसे यहां पर देखो जिंक की अभिक्रिया हो रही है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो रहा है। तो देखो जो जिंक है वो सिल्वर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने सिल्वर नाइट्रेट के अंदर से सिल्वर को विस्थापित कर दिया, तो क्या बना दिया, जिंक नाइट्रेट बना दिया। तो विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन के अंदर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और अपना एक नया यौगिक उत्पाद के रूप में बना देता है। फिर बात आती है द्विविस्थापन की। द्विविस्थापन में क्या होता है, जो उत्पादों का निर्माण है वो दो यौगिकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से होता है। द्विविस्थापन में क्या होता है, दो बार विस्थापन होता है, किसके बीच में, दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है ना। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, द्विविस्थापन, यानी विस्थापन दो बार हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है, यहां पर आयनों का विस्थापन हो रहा है। जैसे देखो AM प्लस BN, तो यहां पर इन दोनों यौगिकों ने आपस में आयनों का आदान प्रदान कर दिया। देखो अब N किसके साथ जुड़ गया, A के साथ, और M किसके साथ जुड़ गया, B के साथ। जैसे अभिक्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेरियम आयोडाइड के साथ हो रही है, तो दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, क्या बनाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना देंगे। तो ये दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा कि द्विविस्थापन के अंदर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है और नए उत्पाद का निर्माण होता है। आगे प्रश्न संख्या 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए आपको अभिक्रिया लिखनी है। जब हम सिल्वर का क्या करते हैं, शोधन या शुद्धिकरण करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, कॉपर के साथ। वो आपको समीकरण लिखना है। देखो कॉपर की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। कॉपर का प्रतीक Cu, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो आपका जो कॉपर है वो सिल्वर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, अतः यह सिल्वर को उसके यौगिक से विस्थापित करेगा, क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर को अलग विस्थापित कर देगा। तो ये आपको केवल एक अभिक्रिया यहां पर लिखनी थी। 15वां प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। तो देखो जिन अभिक्रियाओं में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, अविलेय अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब होता है श्वेत ठोस पदार्थ। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, श्वेत ठोस पदार्थ जो कैसा होता है, अविलेय। अविलेय मतलब अघुलनशील, जो किसमें घुलता नहीं है। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे निम्न अभिक्रिया में जो नीचे अभिक्रिया दी हुई है, इसमें बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो अवक्षेप के रूप में किसका निर्माण हो रहा है, बेरियम सल्फेट का निर्माण अवक्षेप के रूप में हो रहा है। और क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट आपका यहां पर अवक्षेप बन रहा है, अतः यह कौन सी अभिक्रिया होगी, अतः यह आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, तो जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसी अभिक्रियाओं को हम
अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और जनरली जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है वो ही अधिकतर आपकी अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती है। 16वां, ऑक्सीजन के योग या फिर ह्रास कमी के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करो और प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण भी दो। देखो सबसे पहले बात करते हैं उपचयन की। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन की विक्रिया होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन का योग होगा। फिर कॉपर की विक्रिया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो दोनों विक्रियाओं में पहली में कार्बन का उपचयन हुआ है, दूसरी में कॉपर का उपचयन हुआ है। फिर बात करें अपचयन की तो ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। पहले उदाहरण में देखो CO2 प्लस H2, तो क्या बन रहा है, CO प्लस H2O। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है पहले के अंदर। दूसरे में कॉपर ऑक्साइड की विक्रिया हो रही है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो कॉपर और क्या बन रहा है, जल। तो दूसरे वाले में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि पहले ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, अब ऑक्सीजन में कमी हो रही है, तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये बात मैंने कई बार समझा रखी है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का योग होगा, और अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन यानी कमी किसकी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। आगे देखो 17वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताओ। तो देखो वो काले रंग का जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है वो क्या होगा, कॉपर होगा। और कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो यहां पर तत्व X क्या है, तत्व X आपका कॉपर है, और काले रंग का यौगिक क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो इसके ऊपर किसकी परत जमेगी, कॉपर ऑक्साइड की। तो कॉपर ऑक्साइड का जनरली रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक, आगे बढ़े। 18वां, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखो होता क्या है कि संचारण की वजह से जब कोई धातु अम्ल, नमी, जलवाष्प या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसकी जो ऊपरी सतह होती है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे जनरली हम जंग लगना कहते हैं। तो उस संचारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का धीरे धीरे क्या होता है, क्षय होता है, ह्रास होता है, वो धीरे धीरे नष्ट होती है। तो इस क्षय से बचने के लिए उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। क्योंकि जब लोहे के ऊपर पेंट होगा तो लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाएगा, और जब लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाएगा तो संचारण की जो दर है, यानी जो जंग लगने की घटना है, वो कम हो जाएगी या न के बराबर हो जाएगी। और जो लोहे की वस्तु है वो लंबे समय तक सही बनी रहेगी, सुरक्षित बनी रहेगी। अतः हम लोहे से बनी वस्तुओं पर जनरली क्या करते हैं, पेंट करते हैं। 19वां प्रश्न है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्या बोल रहा है, तेल और जो वसा से बनी हुई खाने पीने की जो चीजें होती है उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है। तो देखो तेल और जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ है वो वायु के साथ, यानी वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी। विकृत गंधी का मतलब है कि वो जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो उपचयित हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद दोनों चीजें बदल जाती है। जैसा कि जनरली बारिश के मौसम में होता है कि आप जब खाने पीने की चीजों को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हो तो वो तुरंत ही उसकी गंध और स्वाद दोनों बदल जाते हैं और वो कैसा होता है, विकृत गंधी। लेकिन जब हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भर देंगे तो जो नाइट्रोजन गैस है वो सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, और जब वो उस खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करेगी और ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया को रोकेगी तो जो आपके खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित बने रहेंगे। अतः उन खाद्य पदार्थों को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न पदों का वर्णन करें और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दो। संचारण और विकृत गंधीता। बात करें संचारण की, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो उससे क्रिया करके धातु की जो ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, यानी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संचारण।
बात करूं उदाहरण की, लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के आभूषणों के ऊपर काली परत का आना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब आपके संचारण के उदाहरण हैं। फिर बात आती है विकृत गंधिता की। तो देखो, तेल और जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी, यानी उनकी गंध और स्वाद दोनों चीजें बदल जाती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है, या फिर उन्हें खाद्य पदार्थों को किसी वायु रोधी डिब्बे के अंदर भरकर रखा जाता है ताकि उनका ऑक्सीजन के साथ संपर्क कम से कम हो और वो लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहे। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 10 विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।